अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एमडी कैट 2025 में जो सारे प्रोविंसेस के पेपर हुए हैं, चाहे वो नम्स का हो, यूएचएस का हो, केएमयू का हो, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का हो, बलूचिस्तान का हो, वो सारे पेपर हमने एक जगह पर इकट्ठे किए हैं चैप्टर वाइज फॉर्म में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम जो है 10 चैप्टर कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। यूएचएस एमडी कैट चैप्टर वाइज पास पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो एस&पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ आज हम जो है एक और चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब इस वीडियो के अंदर हम दो चैप्टर्स को लेकर चलेंगे, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज थोड़े से थे, तो इस वजह से मैंने कहा इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं ताकि वीडियो जो है बहुत छोटी भी ना बने और बहुत लंबी भी ना बने। जी, सबसे पहले तो अगर हम देखें एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आए हैं, कहाँ से आए हैं? यूएचएस में से एक आया हुआ है, केएमयू में 2 आए हुए हैं, सिंध में 2 आए हुए हैं, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो में कोई नहीं आया, और बीयूएमएचएस में 2 और नम्स में 4 एमसीक्यूज हैं। याद रखिएगा कि जो एस&पी ब्लॉक एलिमेंट का सिलेबस है ना, उसमें आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ये वाली प्रॉपर्टी। और उसके अलावा जो है इसमें आपको एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ये भी इंक्लूड हैं। तो ज़्यादातर यहाँ से जो सवाल है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से है। जिस तरह ये पहला सवाल है यूएचएस में आया हुआ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ये हमने शायद पहले भी छठे चैप्टर के चैप्टर नंबर 10 में भी किया है आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक, मगर वहाँ पर कुछ किए थे कुछ नहीं किए, तो अभी यहाँ पर सारे करे मना है। पहला ये सवाल है यूएचएस में, द स्मॉलेस्ट, सबसे कम जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो किसकी होगी। जब इस तरह का सवाल है कि किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पूछी जाए कि कम किसकी होगी ज़्यादा किसी की होगी, तो आपने फिर आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को जो है वो ज़हन में रख के इसका आंसर करना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है जी? आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या होती है और पीरियड में क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में जो है ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज होती है। तो ट्रेंड इसका ये है कि ये ग्रुप में क्या होती है जी? ग्रुप में डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आते हुए, और जबकि पीरियड के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये इंक्रीज होती है। अब इसी को देखकर आप ये बताएंगे कि किस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। पहले हम ये देख लें कि जो हमें जो उसने ऑप्शन दिए हैं वो कहाँ पर लाई करती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जो लिथियम है ये पहले ग्रुप में है, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है, मगर ये पीरियड नीचे है लिथियम से। कैल्शियम जो है ये दूसरे ग्रुप में है, और बेरियम भी दूसरे ग्रुप में है, और इसका पीरियड कुछ इस तरह से है। जो एल्यूमिनियम है, लिथियम है, ये तकरीबन दूसरे पीरियड से है, ये तीसरे पीरियड से है एल्यूमिनियम, कैल्शियम चौथे से, और ये 5वें से है। और अभी हमने क्या कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होती है? इंक्रीज। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू तो फिर एल्यूमिनियम की होने वाली है। और जबकि हमने क्या ढूंढनी है? सबसे कम, स्मॉलेस्ट किसकी होगी? ऊपर से नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो स्मॉलेस्ट किसकी होगी जी? बेरियम की। तो आंसर क्या जाएगा जी? बेरियम सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी रखता है इसमें से। चलिए जी आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, वो कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन बेरिलियम एंड ऑक्सीजन। बेरिलियम और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन कौन अच्छा एक्सप्लेन कर रही है? स्टेटमेंट वो बताएं। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो बेरिलियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना, इसके नतीजे में बनता है बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड जो है, और ये रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं होता ना, मतलब ये इतनी तेजी से नहीं होता, मगर मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ये विगरस रिएक्शन नहीं होता, विगरसली ये रिएक्शन नहीं होता। ये जो है बहुत ज़्यादा इसको करवानी पड़ती है, हीट देकर, टेम्परेचर देकर ये रिएक्शन करवाना पड़ता है। मतलब ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। तो एक बात तो ठीक होगी कि ये रिएक्शन विगरस नहीं है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। जबकि जो बाकी के बेरिलियम के ग्रुप के मेंबर हैं, जैसा कि बेरिलियम के नीचे क्या आता है? बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ऊपर से नीचे आते हुए ना इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, विगरसली रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, जबकि बेरिलियम रिएक्शन विगरसली नहीं करेगा, इसको जो है टेम्परेचर चाहिए होगा। तो पहली ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगी कि ये विगरसली रिएक्शन करता है, नहीं, ये तो वैसे ही गलत होगी। और दूसरी ऑप्शन है जी जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये एक लेयर बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड की, जो कि प्रोटेक्ट करती है मेटल को फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन।
तो ये ऑप्शन हो सकती है, जबकि सी ऑप्शन भी ठीक है कि ये स्लोली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। और एक वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब कि जो ये बेरिलियम ऑक्साइड है बनने के बाद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये बेरिलियम ऑक्साइड है ना, जो बनने के बाद मेटल के ऊपर ही रहता है और मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से बढ़ाता है, मतलब बी ऑप्शन इसकी सही होगी। और जो है उसने लिखा है बेरिलियम इज द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट डज नो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये तो नहीं, गलत, रिएक्ट कर जाता है मगर कम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। उसके बाद है जी KMU का सवाल, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ये तो आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें से भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन और फिर नेगेटिव और नाइट्रोजन। तो ए ऑप्शन इसकी जाएगी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा जी, अब आगे वो कह रहा है जी, सिंध में आया हुआ सवाल, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट की जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है, तो फिर इसमें से क्या ऑप्शन हो सकती है? तो याद रखिए आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स से हमारा कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए, फिर कम होनी चाहिए। तो ये तो बात नहीं ठीक हो सकती, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और उसके बाद जो है आयनाइजेशन एनर्जी का और जो मेटालिक रिएक्टर है इसका भी इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो मेटालिक रिएक्टर कम होना चाहिए। तो यही उसने कहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो मेटालिक रिएक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस इज मेटालिक रिएक्टर। तो यही ऑप्शन सही है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने से मेटालिक रिएक्टर कम होना चाहिए। वैसे भी समझ में आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो क्या बन जाता है, कैटाइन। और कैटाइन कौन ज्यादा बनना चाहेगा, जिसके साथ ज्यादा मेटालिक रिएक्टर होगा। और जो कम कैटाइन कौन कम बनना चाहेगा, जिसके पास कम मेटालिक रिएक्टर होगा। ठीक है, तो इससे भी आप सोच सकते हैं। आगे वो कह रहा है जी हमारे पास मोर इट्स एटॉमिक रेडियस, ये बात नहीं ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स ही रिलेशन है। अगर तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है तो एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, मगर यहाँ पर उसने ज्यादा लिखा, ये भी ऑप्शन नहीं ठीक। उसके बाद इसका देख लो, रिड्यूसिंग पावर का, इसका भी इनवर्स ही रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर कम होनी चाहिए उसकी। ठीक है, मतलब वो दूसरों को रिड्यूस कम कर सके। तो ये इसकी ऑप्शन सी ही करेक्ट है जी। आगे वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है पैरामैग्नेटिक, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में करवा दिया था आपको। इसका आंसर जो है कार्बन है, क्योंकि कार्बन के अंदर जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसके 2p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि बाकियों के अंदर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जिसके साथ ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें जो है बोरोन को देखोगे, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बेरिलियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। और लिथियम में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने क्या कहा, उसने ये पूछा कि ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा। ज्यादा पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके अंदर क्या है जी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो किसमें है, कार्बन में। तो आंसर डी होगा। कह रहा जी BUMHS में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, किसका आयनिक रेडियस सबसे कम होगा। तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आयनिक रेडियस एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज होता है। यहाँ पर ऑप्शन दी गई है सोडियम, लिथियम, पोटाशियम और रुबीडियम, ये एक ही ग्रुप से हैं, ग्रुप नंबर 1 से हैं। और उसने कहा है जी बताएं ऊपर से नीचे जो है सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा, आयनिक रेडियस। तो ऊपर से नीचे आते हुए आयनिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। और जब ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होता है तो ये लिथियम का सबसे कम होगा, फिर आंसर जाएगा लिथियम +1। आगे कह रहा है जी वो हमें BUMHS में विच मेटल हाइड्रोक्साइड इज स्टेबल टू हीट।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो हैं जो कि स्टेबल होते हैं हीट से। ये हाइड्रोक्साइड ऐसे हैं जो कि स्टेबल होते हैं हीट से। तो इनमें से जो है हमारी ऑप्शन में है जी सोडियम। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो स्टेबल होता है हीट से। BOMHS में फिर एक सवाल आ गया जी हमारे पास, वो कह रहा है जी BOMHS में विच वन हैव स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड, किसका मेटालिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड किसका होता है अभी। मेटालिक बॉन्ड जो है पहले समझ लो किसका स्ट्रॉन्ग होगा, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो है कि मेटालिक बॉन्ड किन पे, कि जिसके अंदर जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ ना वो ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं। तो अगर आप देखें जो सोडियम है इस पे +1 का चार्ज होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मैग्नीशियम इस पे +2 का चार्ज आता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और एल्यूमिनियम +3 का चार्ज आता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। फास्फोरस तो वैसे ही मेटल नहीं है तो इसको तो मेटालिक करैक्टर नहीं होगा, इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा ही बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा फिर किसमें इलेक्ट्रॉन हैं जो कि लूज की हैं 3 और चार्ज भी इसके ऊपर ज़्यादा है। तो इसकी जो मेटालिक बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने कहा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज हो, जिस पे प्लस का चार्ज ज़्यादा हो, वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये क्या है जी, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलो एलिमेंट विद द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट कौन सा है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे कम जो है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी वो आपने बताना है। तो अगर आप देखें अभी मैं पीछे बता के आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते कम होती है और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए ज़्यादा होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है मैग्नीशियम है हमारे पास, सिलिकॉन है, फास्फोरस है और आर्गोन है। एक ही पीरियड से हैं और ग्रुप इनके अलग अलग हैं। पीरियड नंबर 3 है मेरे ख्याल से, हाँ जी पीरियड नंबर 3 है ये। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए पता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। पूछा उसने क्या है जी, सबसे कम। तो सबसे कम किसकी होगी फिर मैग्नीशियम की, क्योंकि वो सबसे पहले है, इसकी सबसे कम होगी, फिर सिलिकॉन की ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्गोन की। तो सिलिकॉन ऑप्शन हो जाए, सॉरी मैग्नीशियम ऑप्शन हो जाएगी। नाम जी, सेलेक्ट द ग्रुप 2 एलिमेंट विच हैव लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस, किसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। एटॉमिक रेडियस का ऊपर से नीचे आते हुए क्या ट्रेंड है जी, एटॉमिक रेडियस का ऊपर से नीचे आते हुए ट्रेंड है जी, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। तो अभी उसने क्या पूछा है कि सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, बेरिलियम का होगा फिर, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए तो इंक्रीज होता है, सबसे कम बेरिलियम का होगा। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग है एलिमेंट हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, आपने ये बताना है। अच्छा जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ये समझ लो कि जो है मेटल का, अभी यहाँ पर तो मेटल्स ही दिए गए हैं पहले ग्रुप के, तो मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है चार्ज टू साइज की रेशियो पे। मतलब अगर इसको हम इस तरह लिखें कि जो जिसका साइज, बॉइलिंग पॉइंट और साइज का क्या रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट और साइज का रिलेशन इनवर्स आ रहा है। मतलब किसका साइज बड़ा हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और हमें पता है ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है, इंक्रीज। सबसे ज्यादा जो साइज है सीजियम का हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह इसको आप देख सकते हैं, चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर बता सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एमसीक्यूज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है हम देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। यूएचएस में 2 हैं, केएमयू में 2 हैं और शीजुल्फकार अली भुट्टो में 1 है, बाकी सब में से कोई नहीं आया। यूएचएस में भी एक ये सवाल आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल जो है बच्चों कहा जाता है, ये जो ग्रुप है ना कॉपर है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कहा जाता है क्वाइनेज मेटल। तो यहाँ पर जो है हमारे ऑप्शन में है कॉपर, तो बी ऑप्शन।
इसके बाद है जी हमारे पास हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe+3। तो Fe+3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपने बताना है। तो अगर आप पहले Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ना, Fe की जब लिखेंगे तो ये होगी आर्गोन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद 4s में 2 आ गए और जो 20 हो गए 4s तक, और उसके बाद कितने रह गए, Fe के एटॉमिक नंबर होता है 26, तो उसके बाद 6 रह गए और वो जाएंगे 3d में, 3d में 6। अब +3 का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब हम इसके ऊपर +3 लगाएंगे, +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम 4s से निकालते हैं। ये बात मैंने अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 1 शॉर्ट लेक्चर में बताई थी। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक यहाँ से गया, कितने रह गए, 4s में 0 रह गया और 3d में 5 रह गए। तो ये हमारे पास आ गया 3d, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल किए जाते हैं, एक 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 और फिर एक, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो हमने आंसर करना है इसका 5, सी ऑप्शन। फिर उसने ये सवाल पूछ लिया जी, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3, KMU में आया हुआ सवाल। तो ये हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गोन 3d5 4s0, यही इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इनमें से कोई ऑप्शन होगी आपने ढूंढ लेनी है, आर्गोन 3d5 4s0। ये सवाल मैंने पहले कराए हुए हैं, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। अब इसमें बच्चे बस थोड़ी सी गलती कर देते हैं। क्या गलती है जी, एटॉमिक नंबर जो 24 है ना, ये है जी कॉपर का। तो कॉपर जो कि एटॉमिक नंबर 24 है, इसमें क्या आता है, आर्गोन, पहले 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे हो गए, फिर आता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और अब कितने हो गए 20, बाकी कितने रह गए, 4 रह गए। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये 4 को डी में फिल कर दिया, ठीक है डी में फिल कर दिया, 1 2 3 4 और 1 डी खाली, 4 को यहाँ पर फिल कर देते हैं। जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है उड़कर खाली जो रह गया उसमें आ जाता है। तो कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, कैसी, आर्गोन 18, और ये 3d में अब कितने हो गए 5, आर्गोन 18 3d5 एंड 4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गोन 18 3d5 एंड 4s1। ठीक है जी। तो ये याद रख लें कि जब भी कॉपर और क्रोमियम, सॉरी ये क्रोमियम है, यहाँ पर कॉपर नहीं है, यह क्रोमियम है। जब भी कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तो 4s में 1 ढूंढना है, 4s में 1, और 3d में 5 कॉपर के लिए, क्रोमियम के लिए, और 3d में जब 9 आ जाए, 3d में 10 कॉपर के लिए। ये एक लास्ट सवाल है जी, शीजुल्फ़कार भुट्टो में आया हुआ, कह रहा है जी इसमें टंगस्टन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम है यहाँ पर, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1 + 1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 टंगस्टन है, x उसको ले लो क्योंकि हमने टंगस्टन की फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। 13 ऑक्सीजन है, -2 1 ऑक्सीजन की होती है, और इसको = 0 कर देंगे। हमने इसको नहीं काउंट किया क्योंकि ये एक क्रिस्टल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसको हम काउंट नहीं करते। तो ये हो गया +2, ये 4x प्लस का 4x -26 = 0। 4x हो गया 26 -2 = 24, 4x = 24, तो ये हो जाएगा x = 24 / 4 = 6। तो आंसर आएगा हमारे पास इसका +6। तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बी ऑप्शन में।
यही थे जी हमारे 9 चैप्टर्स के एमसीक्यूज। बाकी अगले चैप्टर्स अब ऑर्गेनिक शुरू होगी, बच्चे कह रहे हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करें तो वो शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। टच में रहें, सब्सक्राइब वगैरह करें। अल्लाह हाफिज़।